गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको 13.3 बताया गया था, आज आपका 13.4। इसमें टोटल क्वेश्चन जी तक है, तो इसमें 2 दिन लगेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज 13.4 में एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम ये पढ़ना है। एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ, यही फिगर है पैरेललोग्राम में, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पहला क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है और अल्टीट्यूड दिया हुआ है। अब इसमें ए का फर्स्ट क्वेश्चन, बेस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर बेस है, 8 सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड यानी हाइट दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं तो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो 1 नंबर में आपका यही क्वेश्चन है। अब 2 नंबर में फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। बेस बताना है और पैरेललोग्राम का मेजरमेंट यानी एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया है 856 मीटर स्क्वायर और अल्टीट्यूड दिया है 40 सेंटीमीटर। तो बेस क्या होगा? तो कंडीशन ठीक है, फॉर्मूला भी हम लोग ठीक है, बस केवल सेटिंग कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर बी का पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया है एरिया। एरिया दिया है कितना? तो 856 मीटर स्क्वायर। 856 मीटर स्क्वायर। और दूसरा अल्टीट्यूड दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया दिया हुआ है कितना? 856 मीटर स्क्वायर। और बेस निकालना है और अल्टीट्यूड दिया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 856 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 40 मीटर इक्वल टू बी। अब इसको हम काटेंगे 4 से, ठीक है। ऊपर कितना है? 856 और नीचे है 40। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर हो जाएगा, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, यानी 40/100 मीटर हो जाएगा। अब हमको बी निकालना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 856 मीटर स्क्वायर इंटू 100 और बाई 40, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पर 1 मीटर से 1 मीटर क्या हुआ? कट गया। अब ये 100 में 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 4 से ये कटेगा। कैसे कटेगा? तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 बचा, अब 4 4 जा 16, 214। अब यहाँ पर मेरे पास जो बचा
14 और इंटू यहाँ पर 10 बचा है, इंटू 10 तो हो जाएगा मीटर, यानी 2114 है ना, 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब ठीक है, तो ए और बी आप बना सकते हैं। अगर यह सेंटीमीटर मीटर का अंतर है तो आप चेक कर लेंगे। उसी प्रकार सी नंबर में एरिया पैरेललोग्राम विथ अल्टीट्यूड दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। तो यहाँ भी एरिया बटा अल्टीट्यूड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, तो सी हो गया। सी में क्या है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 71.25 cm स्क्वायर, और अल्टीट्यूड दिया हुआ है, अल्टीट्यूड कितना 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब हमको बेस निकालना है, तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A/h, है ना, अल्टीट्यूड। तो A मेरे पास कितना है 71.25 cm स्क्वायर, और डिवाइड कितना है 7.5 cm। तो पहला एक cm से ये स्क्वायर का हुआ, कट गया, यानी 71.25 इंटू यहाँ 10 और नीचे 75 इंटू 100, तो 10 जा 10 हो गया। और 5 से ये कटेगा, 5 से इसको काटते हैं तो 5 1 जा 5, 2 बचा 25, 5 जा 25, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं तो 5 1 जा 5, 2 बचा 5 4 जा 20, 12 बचा 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25। फिर 5 से काटते हैं इसको तो 5 3 जा 15, और 5 से ये कटेगा तो 5 2 जा 10, 4 बचा 42, 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 5। अब इस 3 से देख लेते हैं, अगर कट जाएगा तो काट देते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 9 जा 27, 1 बचा 3 5 जा 15, 95। अब मेरे पास ये 95/10 सेंटीमीटर बचा, यानी 9.5 सेंटीमीटर ये बेस हुआ। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, डी और ई, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी में आपका चैप्टर है 6 में कविता है बहुत दिनों बाद। आवाज नहीं गया, चल गया। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे कि आपके पार्ट 6 में एक चैप्टर है बहुत दिनों बाद कविता है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि बहुत दिनों बाद का क्या मतलब है। तो इसमें कविता जो कबीर नागानुज ने की जो युग धारा है, उन्होंने इसको लिखा है कि लंबे समय के बाद आदमी जब अपने गांव को जाता है तब उसको देखकर वो कितना आनंदित हो उठता है, उसको कितना आनंद आता है। गांव का और शहर के दोनों वातावरण में कितना अंतर होता है। गांव में जाइएगा तो वातावरण स्वच्छ मिलेगा, चारों तरफ हरियाली, और शहर में रहिएगा तो चारों तरफ गाड़ी का शोर, फैक्ट्री का शोर। तो
ये सब अंतर होता है। तो उसके बारे में कवि ने अपना एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को उन्होंने रखा है। बहुत दिनों बाद अब की मैंने जी भर देखी, बहुत दिनों बाद अब की मैंने जी भर देखी, पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान बहुत दिनों बाद। कभी कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद हम जब गाँव गए अपने हम, तो मैंने देखा कि फसल जो है पूरे गांव में लहरा रहे हैं और देखकर मन जो है बहुत ही आनंद उठता है। अब कि मैं भी जी भर सुन पाया, धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान बहुत दिनों बाद। गांव में जाइएगा तो पहले, अब तो शायद नहीं मिलेगा, ये ओखली में लोग ये धान को कूटा करते थे, तब वो बनता था, उसमें मशीन नहीं था। लोग वहाँ की गांव की औरत जो थी गाना गाती थी अपनी भाषा में और ग्रामीण भाषा में, और उसको कुटती थी। उसका एक इसमें आनंद उन लोगों का अलग था। उसी को कभी देखकर बहुत उसको अच्छा लग रहा है। गांव में काफ़ी दिनों के बाद आया है, देख रहा है कि औरत कैसे अपने काम में मग्न है और गाना गा रही है। अब कि मैंने जी भर सूंघे मौलसीरी के ढेर ढेर ताजे टटके फूल बहुत दिनों बाद। गांव में गए जब खेत हरा भरा था, तो वहाँ पर बहुत सारे ये फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, जिसका उसको आदमी को, लेखक को उसकी महक आ रही थी। इसको देखकर उसको मन उसका उनका आनंद उठा। अब कि मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चरणवर्णी धूल बहुत दिनों बाद। गांव में काफ़ी दिनों बाद लौटा हूँ। उस रास्ते को मैं भूल गया था, जिस रास्ते से मैं जाया करता था। उस रास्ते को पगडंडी बोलते हैं कि गांव में जो खेत के बीच में जो एक बना होता है उसको पगडंडी बोलते हैं। लोग उसी में चढ़कर गांव में जाया करते हैं। तो बोलता है कि कभी कि हम उसी पगडंडी पर मैंने छू पाया काफ़ी दिनों बाद, जो मुझे अपने गांव में जो आनंद मिल रहा है, जो मैं छोड़ के गया था इसे। अब भी मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे भी भर मन जी भर बहुत दिनों बाद। बोलता है कभी कि मैं गांव गया तो गांव में लोग खेत में फल लगे रहते हैं, गन्ना लगा होता, तो लोग उसमें जाते हैं, अपना उखाड़ कर फल खा लिए, अमरूद खा लिए, भुट्टा है भुट्टा खा लिए, गन्ना चूस लिए। तो उसी को कवि ने जिक्र किया है कि जो हम आनंद नहीं काफ़ी दिन पहले लिए थे और हम काफ़ी दिन बाद लौटे हैं, तो उसका मेरा मन जो है ताज़ा हो गया आज हमको गांव में देखकर। अब कि मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ यूं इस भूमि पर बहुत दिनों बाद। कभी कहते हैं कि इस बार मैं अपने गांव में आकर सब चीज़ का मजा लिया, मैंने सब चीज़ को छुआ, अपने पगडंडी पर चला, खेत को घूमा, खेत को देखा। काफ़ी दिनों बाद जो मुझे आनंद मिला, मुझे अंदर से इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि गांव की जो अपनी रहन सहन का स्तर जो है, जो आदमी का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की सभ्यता में छिपा हुआ है, जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम शहर में भी रहते हैं तो अपने गांव के जो मातृभूमि है उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, उससे हरदम हमको लगाव रहना चाहिए। यही हमारी अपनी कर्म भूमि होती है। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने मतलब कि एक दो वीडियो पहले के वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि रहीम के खराहट की वजह से उसके दादाजी का पहले तबीयत खराब हुआ, नहीं उसके पिताजी का, ओल्ड मैन का। फिर उसके बाद तो बूढ़ा व्यक्ति जो था रहीम के खराटे की वजह से नहीं सो पा रहा था। इसके लिए पहले उसका तबीयत खराब हो गया था, नहीं सो पाने के कारण, नींद कंप्लीट नहीं होने के कारण। दूसरा था कि वह अस्तबल में जाने लगा, घोड़ों के साथ सोने लगा, वहाँ पे खराहट लेता तो वो भी नहीं सो पा रहे थे, इसलिए घोड़ों की स्थिति खराब हो गई। फिर उसके बाद पालतू कुत्ते के पास रात को सोने लगा तो वहाँ भी वही प्रॉब्लम हुआ कि कुत्ते नहीं सो पा रहे थे, तो वो भी अनहेल्दी हो गया। उसके बाद वहाँ से वो टेंशन से आकर चला जाता है, मेढकों के पास सोता है, लेकिन वो भी पूरी रात खराहट के करते नहीं सो पाते, उनकी भी स्थिति खराब थी। अंत में क्या करता है, वो पहाड़ों पर चला जाता है और पहाड़ों पर जाकर सोता है। पहाड़ों पर जब जाकर सोता है
तो वहाँ पे खराहट जब लेता है तो कल मैंने बताया था कि ड्रिजलिंग चालू हो गई थी, यानी कि बरसात, हल्की फुल्की बरसात चालू हो गई थी, यानी कि वहाँ भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करा। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है और आज ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। कहानी देखते होता क्या है जब सुबह होता है तो पहाड़ों पर। ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज। बूढ़ा व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि क्या हो रहा है। जो रहीम जो है वो डरा हुआ है। बिफोर ही कुड रिकवर फ्रॉम हिज शॉक देयर वाज ए नॉक एट द डोर। उठता है वो समझ नहीं पाता, तब तक एक दरवाजे पर आकर व्यक्ति टक टक की आवाज़ करता है ना कि नॉक करता है। फादर फादर ओपन द डोर। फादर रहीम है, प्लीज ओपन द डोर। इट वॉज रहीम्स वॉइस। लग रहा था कि ऐसे रहीम बोल रहा। When the old man had thrown the bolt upon and unlocked the door, Rahim ran into the house, drenched from head to foot, and right behind him trailered the biggest man he had ever seen. लग रहा था ना कि जैसे ऐसा कोई चीज़ वो देख लिया हो जिसे आज तक उसने देखा नहीं। तरबतर होकर एकदम इधर उधर भाग रहा था, छुप रहा था। ऐसे लगा कि जैसे उसके पिताजी ने गेट खोला, ऐसे एंट्री लिया घर के अंदर, लगा कि कुछ ऐसा देख लिया है जो आज तक उसने नहीं देखा हुआ। पूरे परेशानी से वो तरबतर भींगा हुआ था। द ओल्ड मैन लाइटेड ए लैम्प टू सी। ओल्ड मैन ने लाइट जलाया देखने के लिए, बट द स्ट्रेंजर ही सा वॉज टू हाई। लेकिन जब देखा तो जो स्ट्रेंजर जो था वो बहुत ऊंचा था। आंखें जो थी उसकी लाल लाल थी। देयर वेयर हॉर्न्स, उसके सींग थे। ऑन हिज हेड एंड ही वॉज वेयरिंग नथिंग बट ए लायन स्किन। कुछ भी उसने नहीं पहना था, सिर्फ एक शेर का खाल जो था उसने लपेट रखा था। हिज स्किन वॉज ब्लैकिश, पूरा बॉडी उसका ब्लैक था। रेड एंड हिज बॉडी वॉज क्वाइट मस्कुलर, और शरीर देखने से लग रहा था कि एकदम जिम उम जाकर आया है, बॉडी वॉडी बना कर आया था एकदम। ही वॉज ड्रिपिंग वेट एंड हिज फेस वॉज अगली। बेचारा देखने से तो लग रहा था और फेस से देखने से तो और भी वो क्रूप ही लग रहा था। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, सब चीज़ बुरा होने के बाद भी, अगर उसकी खासी फीचर की बात किए तो देखने से वो बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन ही सिम्ड, देखने में लगा, लेकिन जब उससे इसकी परिचित हुई तो वो लगा कि वो जेंटल है और काइंड है, दयालु है नेचर से भी और सभ्य आदमी की तरह है। द ओल्ड मैन कुड नॉट अटर ए वर्ड, कुछ भी नहीं बोला। रहीम सेड, फादर ही इज़ माई मिस्टर थंडर। ये कौन है? ये मिस्टर थंडर है। आप लोग समझते हैं ना, बादल जब गरजते हैं तो थंडरिंग, वही मिस्टर थंडर थे ये। द रेड इज ब्लैक कांट बेन टू ग्रीट रहीम्स फादर एंड सेड, आई एम प्लीजेड टू मीट यू, आई एम थंडर एंड आई लिव वे अप इन द स्काई। मुलाकात होती है दोनों के बीच में। थंडर साहब इनसे कहते हैं कि मुझे आपसे मिलने में बहुत खुशी हुई। मैं थंडर हूँ, मैं आसमान में रहता हूँ। अब देखिए इनका घर कहाँ है? आसमान में। अभी तक तो पहाड़ों पे ही जा रहा था रहीम, अब लग रहा है कि आसमान में उसकी बुलाहट आएगी। टुनाइट आई हर्ड ए साउंड ऑफ थंडर कमिंग फ्रॉम द अर्थ। आज रात मैंने उल्टा सुना। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि थंडरिंग की आवाज़ आसमान से नीचे गिरती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा था, आवाज़ अर्थ से ऊपर जा रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, ये बेचारे चौंक गए, हौक गए, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? इट वॉज सो स्ट्रेंज, बहुत ही अद्भुत था। डैट आई डिसाइडेड टू कम डाउन टू द अर्थ एंड फाइंड आउट द साउंड। तो मैंने कोशिश किया कि मैं अर्थ पे चलता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीचे से ऊपर तक थंडरिंग की आवाज़ पहुँचा सकता है। आई डिस्कवर दिस यंग मैन हियर ऑन द माउंटेन। यह लड़का, जो यंग लड़का यहाँ खड़ा है, मैंने ही से खोजा माउंटेन पर, पहाड़ों पर ये था और वहीं से आवाज़ कर रहा था, थंडरिंग की आवाज़ कर रहा था। आई आस्क्ड हिम हाउ इन द वर्ल्ड ही कुड मेक ऑल दैट थंडर व्हेन ही डिड नॉट इवन हैव ए ट्रम एंड ही टोल्ड मी दैट इट वाज ओनली हिज स्नोरिंग, बट इफ यू आस्क मी आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट हाउ कुड हिज स्ट्रांगली ओनली क्रिएट थंडर। कोई भी थंडर हो, ठीक है, अगर अर्थ से बात की जाए तो बिना ड्रम या दूसरे साधन के नहीं हो सकता है, लेकिन ये सिंगल ही ऐसा कर पा रहा है। इसलिए मैं जब समझा तो मैं भी कुछ देर के लिए सरप्राइज्ड हो गया। ही कंटिन्यू टू टेल द ट्रूथ, कंटिन्यू रहा, सच बात बोलते रहे। आई एम गेटिंग ओल्ड एंड आई एम नॉट गॉट मच स्ट्रेंथ लेफ्ट दिस डेज। और वो कहते हैं अब थंडर साहब कि अब मेरे अंदर वो जवानी के दिन नहीं रहे, अब मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है।
माई ड्रम आर वर्ड आउट टू, मेरे ड्रम भी खराब हो चुके हैं। सो आई एम नॉट एबल टू कम आउट विथ ए वेरी गुड क्लैप थंडर एनी मोर, मेरे अंदर ताकत नहीं रह गई है कि जिससे मैं तेजी से थंडरिंग कर सकूं। इफ़ आई आस्क यू ए फेवर, मगर अगर मैं आपसे एक सहमति मांगूँ, प्लीज अलाउ मी टू टेक योर सन विथ मी अप देयर इन द स्काई एंड मेक हिम ए स्नोर फॉर अस, आप कृपया करके अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए जो आसमान में जाए और मेरे साथ थंडरिंग करे। द थंडर बो पोलाइटली, धीरे से प्यार से उन्होंने बातें सारे रहीम के पिताजी से कही। रहीम इस बातों को सुना ना काफ़ी खुश हुआ, कहा कि चलो एक जगह तो मेरी ज़रूरत है जहाँ मुझे बुलाया जा रहा है, आज तक तो मुझे हर जगह से अपने आप भागना पड़ा इस खराहट की वजह से, एक जगह तो मुझे बुलाहट आई, चलो आई विल फाइंड सम प्लेस, मैंने कुछ तो स्थान प्राप्त कर लिया, वेयर आई विल बी एबल टू सी पीसफुली, जहाँ पे मैं शांतिपूर्वक सो सकूँगा। डोंट स्टॉप मी फादर, लेट मी गो एंड ट्राई मी लक फादर, पिताजी आप मुझे रोकिएगा मत, मुझे जाने दीजिए, मैं वो अपना भाग्य आजमा कर देखता हूँ। ओल्ड मैन बेचारा सहमति दे देता है और रहीम थंडर के साथ चल देते हैं। With Rahim gone, the frogs in the pedals returned to their croaking, and the dog became fit and healthy. The horse became strong again, and the old man too become healthy. सभी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मेढक, कुत्ता, घोड़े, सभी की स्थिति सुधर जाती है, सभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रहीम अब ऊपर चला गया है। अब सब यहाँ पे साउंड स्लीप ले रहे हैं, लेकिन रहीम कुड आल्सो स्लीप वेल, लेकिन क्या रहीम सो पा, ये बात समझते हैं। द स्टोरी ऑफ रहीम हु वेंट अप इन द स्काई टू टेक थंडर प्लेस सून स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज। अब क्या हुआ, अभी तो सिर्फ चंद घरों तक ही पहुंच रही थी, अब तो उल्टा हो रहा था। अब आसमान से जब गरज रहा था तो पूरे गांव में आवाज़ आ रही थी। सो नाउ पीपल हु अर्लियर वेर स्कैर्ड ऑफ द थंडर सिंपली से दैट इज रहीम स्नोरिंग अप देयर अगेन, डोंट वरी। अब तो थंडर आके कहता है आप टेंशन मत लीजिए, रहीम गरज रहा है, मैं नहीं, बारिश नहीं होने वाली, चिंता मत कीजिए। ये कहानी थी। इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 ऐसे स्ट्रीम में हम लोग पढ़ रहे थे सिविक्स, और सिविक्स में कौन सा चैप्टर का रिवीजन था? तो सिविक्स का हम लोग का सेकेंड चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर, ये चैप्टर था हम लोग का। इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे प्रीवियस क्लास का, कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट का अपना एग्जीक्यूटिव है और अपना लेजिस्लेचर है, अपना हर एक स्टेट का अपना अपना, और सेंट्रल का एक अपना। लेकिन जुडिशरी जो चलता है तो पूरे भारत में एक ही जुडिशरी मानक है, मान्य है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लेजिस्लेचर के बारे में, विधानसभा के बारे में, कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें विधानमंडल की संख्या कितनी है, 2 है। और वो 2 क्यों है? तो अधिक पॉपुलेशन होने के कारण उसमें 2 कर दी गई हैं। द्विस्तरीय विधानमंडल चलता है। तो विधानसभा जो होता है, तो विधानसभा में एक स्तरीय और द्विस्तरीय में जाने थे लोग कि उसके हाउस बांट दिए जाते हैं, कि जो अपर हाउस होंगे तो अपर हाउस को क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बोला जाएगा, और लोअर हाउस जो होगा उसको सिंपल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानमंडल कहा जाएगा। अब यहाँ पर विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि विधान परिषद के जो मेंबर है कौन बन सकते हैं। तो विधान परिषद के मेंबर कौन बन सकते हैं? तो विधान परिषद के मेंबर जो एमएलसी होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। मीन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट पीपुल के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। वो कैसे होता है? तो वो एमएलए के कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। और सिस्टम में क्या है? तो हम लोग जाने था कि 1/3 ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द एमएलए ऑफ द स्टेट। जो इस स्टेट में जितने भी एमएलए होंगे उसका 1/3 मतलब 3 में 1% जो होगा वो एमएलसी का मेंबर चुना जाएगा।
यानी जितने भी मेंबर होंगे उसका थर्ड में 1 पार्ट क्या होगा, 1% क्या होगा, तो एमएलसी के मेंबर चुने जाएंगे। फिर इसके बाद जाने थे कि 1/3 है इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एज द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर उनमें से 1/3 जो पर्सन होगा वो पर्सन म्यूनिसिपैलिटीज के हो सकते हैं या फिर स्टेट बोर्ड के हो सकते हैं। नेक्स्ट 1/12 आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लिविंग इन द स्टेट, और 12 में से 1 पर्सन जो होंगे उस राज्य में रहने वाले कोई ग्रेजुएट पर्सन है तो उनको चुना जाएगा। अब ग्रेजुएट पर्सन में किनको चुना जाएगा, हर स्टेट में बहुत सारे ग्रेजुएट पर्सन्स हैं। ग्रेजुएट क्या, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन्स हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, पीएचडी पर्सन्स हैं, लेकिन इनमें से किनको चुना जाएगा, तो ग्रेजुएट पर्सन है मानक में कि हाँ ग्रेजुएट पर्सन जो होंगे उनमें से 12 में से 1 पर्सन को चुना जाएगा। लेकिन वो यदि सोशल के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वैसे ग्रेजुएट पर्सन को एमएलसी का मेंबर बनाया जा सकता है, यानी बनाया जाता है। 1/12 है इलेक्टेड बाय द टीचर ऑफ द सेकेंडरी स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और यह है कि किसी भी टीचर चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, तो 12 में से 1 पर्सन जो होंगे वे एमएलसी के मेंबर बनेंगे। नेक्स्ट द रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। 6 में से 1 पर्सन जो होंगे गवर्नर डायरेक्ट इलेक्ट कर सकता है, और वो किसको इलेक्ट कर सकता है, तो कोई फेमस आर्टिस्ट हो, ऑथर्स हो या फिर सोशल वर्कर हो, तो गवर्नर डायरेक्ट उनको चुन करके वो एमएलसी के मेंबर बना सकते हैं। और इस चीज़ में जाने थे लोग कि इसके टर्म के बारे में नहीं, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब वहाँ के जो भी असेंबली होगा, विधानमंडल होंगे, तो उसको मेंटेनेंस करने का काम, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पालन कराने का काम जो करेंगे उस मेंबर में से चुने गए चेयरमैन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चेयरमैन। यदि किसी कारण से यदि चेयरमैन एब्सेंस हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उनके एब्सेंस के में वहाँ के डिप्टी चेयरमैन वहाँ के सारे कार्यभार को संभालेंगे, यानी जो भी मीटिंग करना होगा या फिर जो भी काम होगा तो सबको बुलाने का काम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन करते हैं। यह किस में, तो यह होता है विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके टर्म क्या है, तो विधान परिषद के नॉट बी डिजॉल्व्ड, विधान परिषद के मेंबर को नहीं हटाया जा सकता है। हेंस इट इज पार्लियामेंट बॉडी, वो एक पार्लियामेंट के अंग होते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी ईयर, और वहाँ पर क्या होते हैं, तो 1/3 पार्ट जो हर साल वहाँ के मेंबर रिटायर्ड होते हैं, एवरी 2 ईयर 2 साल पे होते हैं। एंड न्यू मेंबर आर इलेक्टेड टू द एम्प्टी सीट, और खाली सीटों पर उनको फिर भरा जाता है, पूर्ति किया जाता है। एवरी मेंबर सर्वे फॉर द 6 ईयर, एमएलसी के एक मेंबर का कार्यकाल अवधि जो होगा वो कितने सालों के लिए होगा, तो 6 सालों के लिए। लेकिन यही अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यकाल अवधि कितने वर्षों के लिए होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यकाल अवधि जो होंगे वह 5 सालों की, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वे 6 साल हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, वो क्या काम करेंगे, तो मेकिंग लॉज, स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज दैट दे अप्लाई टू द स्टेट कंसर्न, जैसा राज्य स्तर पे नए नियमों को बनाने का कार्य होगा वह लेजिस्लेचर काम करेगा, विधानमंडल काम करेगा। एंड दीज लॉज आर द सब्जेक्ट दैट हैव नो डील विथ द अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड ऑफ द स्टेट कंसर्न, यदि कोई स्पेशल मुद्दे पर कोई डीलिंग है या फिर कोई नियम कानून बनाने हैं तो उस काम को लेजिस्लेचर काम नहीं करेगा। यानी सामाजिक मुद्दे पर, सोशलिक इशू पे यदि किसी भी नियम को नए बनाने के या फिर उसमें संशोधन करने के, बदलाव करने की जरूरत है तो उस काम को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लेजिस्लेचर काम करेगा। These bodies including agriculture, revenue, public health, law and order, police etc. maintain the called state list, जितने भी ये सारे काम हैं जैसे पुलिस स्टेशन हो गया या फिर पब्लिक हेल्थ हो गए, रेवेन्यू हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, तो ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। लेकिन इसके अलावे भी हैं जो कुछ हमारे समाज में देख करके बदलाव किए जाते हैं, उनके लिए अलग से नियम लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे डाउरी सिस्टम के लिए जो नियम बनता है, मैरिज सिस्टम के लिए जो नियम बना है, एजुकेशन के लिए हमेशा संशोधन करके बदलाव किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी फैक्ट्री के लिए जो नियम बनेंगे तो वो स्टेट लिस्ट में ना आकर के वो कनकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। सो किस में रखा जाता है, कनकरेंट लिस्ट में। तो हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर में 2 तरह के लिस्ट होंगे, एक स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में क्या हो सकता है, तो पब्लिक हेल्थ हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर होगा। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, तो मैरिज, डोरे या फिर
इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, फैक्ट्रीज, ये जो है यानी कभी कुछ सालों के बाद फिर संशोधन करके उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये फिर बदलाव किए गए हैं तो इनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है। ए प्रपोजल टू द पास ए न्यू लॉ और चेंज एंड द एग्जिस्टिंग वन कॉल्ड बिल, यदि कोई भी ऐसा प्रस्ताव तैयार होता है तो उसको बिल बोला जाएगा। एंड ए बिल इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन 3 स्टेज, और उस बिल पर पहले उस लेजिस्लेचर में यानी विधानमंडल में डिस्कशन चलेंगे, डिबेट चलेंगे, और डिबेट के बाद में यदि 1/3 वोटिंग जिस तरफ में जाएगा उसके तरफ में ही वो पक्ष होगा, यानी बिल पारित होगा या फिर नहीं पारित होगा। ए बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउस सेंट टू द गवर्नर टू इट्स कंसेंट, पहले उस बिल को दोनों सदनों से होकर के पास होना होता है, एक सदन से भी और दूसरे सदन से भी, और उसके बाद उस बिल को गवर्नर के पास भेजे जाएंगे। व्हेन द गवर्नर साइन द बिल इट बिकेम अ लॉ, और गवर्नर उस बिल पे यदि साइन कर देते हैं तो वह साइन करने के बाद वो प्रस्ताव जो होगा, वह बिल जो होगा एक नियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो यह था हम लोग का स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर के बारे में। इसके बारे में और थोड़ा सा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको जो भी बताया गया है रिमाइंडर कर करके, पॉज कर करके इसको नोट्स तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद याद कर लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 में पिछले दिन मैंने चेंज पढ़ाया था, और आज के चेंज में हमको चर्चा करना है फिजिकल चेंज की। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज में क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और अगर जैसे हम कल मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मैंने कागज़ फाड़ी थी, तो कागज़ मैंने फाड़ दिया, वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर कागज़ को मैंने जला भी दी थी तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज है। तो इफ़ यू टीयर ए पीस ऑफ पेपर, अगर आप एक कागज़ के पेपर को फाड़ते हैं, व्हाट चेंज ऑफ करेंट, क्या इसमें होता है, केवल द शेप एंड साइज ऑफ पेपर चेंज, केवल पेपर का शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है। बट इट स्टिल रिमेन ए पेपर, लेकिन वो पेपर का पेपर ही रहता है। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर हमें ग्लास को लेकर पटक दें, इजी वर्ड कॉमन वर्ड है पटक देना, तो ग्लास को अगर हम पटक दें तो क्या होगा, इट ब्रेक इनटू पीसेज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ़ को हम पिघला दें तो क्या होगा, ये आइस में कन्वर्ट कर देगा। और आइस से कोई नया चीज़ नहीं है, वाटर चेंज इनटू आइस, ये आइस चेंज इनटू वाटर, तो कोई नया चीज़ नहीं बना, इसलिए ये चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। दूसरे टॉपिक है व्हाट हैपन इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप स्मॉल पार्टिकल, सारे सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी दुनिया की चीज़ें हैं, सभी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दिस पार्टिकल आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट। इन द फिजिकल चेंज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर गोज ए चेंज, बट द नेचर ऑफ कंपोजिशन इज रिमेन द सेम। हाँ भाई, क्यों, देखो ऐसा है तो ये पार्टिकल, अब एक बात बताऊँ मुझको, आपके क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, है ना। अब मान लो कि क्लास में क्या होता है, एक और बॉयज़ होते हैं, क्योंकि कोई एजुकेशन है अपने स्कूल में, तो एक और बॉयज़ बैठे होते हैं और एक और गर्ल्स बैठी होती है। मान लो कि 2-4 बॉयज़ बहुत बदमाशी करने लगता है, बहुत बदमाशी करता है, तो 2-4 स्टूडेंट अगर बहुत बदमाशी करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयज़ ग्रुप से उठाकर गर्ल्स ग्रुप के पीछे वाले बेंच पर बैठा देते हैं। क्या कुछ नया हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस स्टूडेंट की किरकिरी हो जाती है कि वो लड़कियों के साथ बैठा है ना। तो क्या हुआ, यही होता है फिजिकल चेंज में, कोई नया नहीं होता है, केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वो चेंज हो जाता है। ठीक है, when you tear a paper its size change but the type of particle are remains same. If you melt a vaporize a substance, the packing of particle change but the particle remain the same. Similarly, if you dissolve a substance in water, any other liquid, the particles spread out of the liquid without any change in their nature. बिना नेचर के चेंज के क्या होता है, ये पार्टिकल चेंज कर जाता है। फ्लोइंग चेंज कैन ऑकर इन द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कौन कौन सा चीज़ होते हैं, तो चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की चेंजिंग होती है। इन फिजिकल चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज, शेप क्या होता है, बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोल्डिंग ऑफ डॉट इन
प्लास्टिनाइन क्ले। हाँ भाई, प्लास्टिक वाली जो क्ले जो आती है ना, एक देखो ऐसा क्ले मतलब होता है कीचड़, लेकिन एक प्लास्टिक वाली क्ले आती है जिसको हम क्या करते हैं, मोल्ड कर देते हैं, मोड़ते हैं, मोम टाइप की होती है, तो उसको आप डिफरेंट साइज में मोड़ सकते हैं, केवल शेप बदलेगा, मटेरियल नहीं बदलता, कुछ भी क्वालिटी नहीं बदलती। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या शार्पनिंग पेंसिल कैंसिल, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल से क्या होता है, केवल साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। अब चेंज इन द फॉर्म, उसका शेप फॉर्म बदलता है। इन फिजिकल चेंज सब्सटेंस कैन मेल्ट और वेपोराइज, सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट होता है या वेपोराइज होता है ना। फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, सॉलिड से पानी को गर्म कर दो, भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा कर दो, पानी क्या हुआ, मैंने केवल स्टेट चेंज की, आइस को ठंडा, आइस को गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा कर दो, आइस बन जाएगा। तो इस तरह की चेंज में क्या किया मैंने, फॉर्म चेंज की, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो ये कोई नया नहीं बना, इसलिए ये चेंज क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ। हम थोड़ी सी क्रिस्टलाइजेशन की बात आज करेंगे और कल हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल हिंदी वर्ड रावा, भोजपुरी में दानादार, है ना। तो दाना होना, रुखरा होना, एक बात मैं बताऊं, कभी बतासे खाए हो, नहीं खाए हो, बतासे अगर ले लोगे या चीनी की चाशनी लेकर रगड़ोगे तो छोटे छोटे दाने के टाइप में लगाएंगे। जैसे सॉल्ट को अगर लेकर आप हाथ में रगड़ो तो क्या होगा, छोटे छोटे दाने नजर आते हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है भाई। चीनी से बतासे बन गए, बतासे के छोटे छोटे दाने बन गए, कोई नया चीज तो नहीं बना, केवल इसका फिजिकल चेंज हुआ। तो crystallization is also example of the physical change. Crystallization is the process of formation of solid crystal of substance by precipitating in form of supersaturated condition. हाँ, ये वर्ड है सुपर सेचुरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ सुपर सेचुरेटेड में, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें भाई, हाँ मैं एक बात बता दूँ, सुपर सेचुरेशन आप पर कैसे लागू होता है। अगर आपको मैं पार्टी में खिलाऊँ बहुत सारी मिठाइयाँ, पूरियाँ, सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो, और एक कंडीशन ऐसा है जब आप कहें सर अब नहीं, तो सर अब नहीं जो वर्ड होगा आपका, दैट मीन्स यू आर फुलफिल हैं, आप अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं। उसी तरह किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिजॉल्व करते जाएं, एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें अब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सेचुरेटेड सिचुएशन। और उसको उस पर थोड़ा और डाल दो ज़बरदस्ती, मान लो पूरी मिठाइयाँ खा लो, अरे बड़ी प्यार से भाई, देखो हमें सर मुस्कुरा रहे करें कि अगर बहुत सारी मिठाइयाँ खा ले, और हाँ भाई याद है क्या मुझे, दुबे सर के यहाँ पार्टी थी और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे टीचर लोग गए थे, सभी लोग खा रहे थे, और अमित सर उसमें क्या किए, दुबे सर जब सारी मिठाइयाँ खा लिए तो अमित सर एक रसगुल्ला उठाया और दुबे सर कहे और खा लीजिए, दुबे सर नाना कहते रह गए लेकिन खा लिए। तो उस वक्त दुबे सर की जो कंडीशन थी वो थी सुपर सेचुरेटेड कंडीशन, माने अब नहीं के बाद भी एक और, ठीक है। तो पानी को अगर मान लो चीनी ले ले और चीनी में पानी को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हंसते हंसते, ऐसा है कि पानी में चीनी को डालें तो 5, 6, 10 चम्मच भी डालते जाएंगे, एक ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि और चीनी उसमें डिजोल्व नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में सुपर सेचुरेशन। द वाटर इन दिस सॉल्यूशन इवोपोरेट एंड गेट लार्जर क्रिस्टल ऑफ द क्रिस्टल, पानी को वेपोराइज करेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाएगा। क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टल होता है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, सॉल्ट, शुगर, यूरिया, एलम। हाँ भाई एक वर्ड है सॉल्ट, सॉल्ट तो नमक है, शुगर चीनी है, यूरिया तो खाद में डालता है, और एक वर्ड है एलम, एलम बोलते हैं पोटाश, एलम यानी फिटकरी, ये जो होता है सुपर सेचुरेशन से मिलता है। एक्सक्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी, हम एक बात जाते हैं, आप जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं तो समुद्र का पानी जो होता है वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्ट है, मतलब अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर में मिनिमम 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट होता है। तो उसको लेकर हम पानी में डाल देते हैं, फील्ड में डाल देंगे, और उसको अगर जब सूख जाएगा, हाँ आज एकदम लेटेस्ट आपको एक जानकारी बता दूं कि मैं अभी जो दांडी में बना है सॉल्ट आंदोलन वाला, वहाँ पर एक ऐसा मशीन लगाया मोदी जी लगाए हुए कि वो क्या होता है कि वहाँ पर एनीवन कैन मेक ऑन सॉल्ट, हर कोई वहाँ पर समुद्र का पानी भी आपको मिल जाएगा और आप उसमें अपना सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये वेपोराइज कर दिया जाता है। वेपोराइज करने के बाद क्या होता है, एक लेफ्ट बच जाता है, उसको क्या हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, दैट सॉल्ट, अब एक वर्ड है हम क्या यूज़ करते हैं, दैट सॉल्ट इज़ नॉट प्योर, वो सॉल्ट प्योर नहीं है, क्योंकि शी के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सरे गले पार्ट्स में वो भी उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। उसको हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है, उस कंपनियां बस सॉल्ट को लेकर प्यूरीफाई करती है, फिर एवरडाइज करती है और फिर हमारे घरों तक टाटा, अन्नपूर्णा या बहुत सारे ताज़ा बहुत तरह के ब्रांडेड या कमर्शियल नाम से आते हैं। बस आज इतना ही, थैंक यू। तो नेक्स्ट डे हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे केमिकल चेंज के बारे में। बस थैंक्स, आज का वीडियो यहीं तक।